हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। अब तक आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रही हूं और अब तक उस पर दो वीडियो बन चुके हैं। मैं 10-10 क्वेश्चन करके करवा रही हूँ। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। जैसे ही लेटेस्ट वीडियो डलेगा वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा नया वीडियो आया है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7वें चरण से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो सारे इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे और जो सटीक न्यूज़ होगा वही आप लोगों को मिलेगा। किसी भी फेक न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान मन नहीं दे। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट तक बनना ज़रूरी है। आप लोगों का जैसा कि पता है कि सीटेट में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो अगर आप लोग ये अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए यानी फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई 5 साल की लड़की है जो बच्ची खुद से बात कर रही है। अब कुछ भी बात कर रही है, ये टी शर्ट कितनी प्यारी है, ये मेरी फेवरेट है, इसकी कलर बहुत अच्छी है, कुछ भी अपने आप से बात कर रही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। सही लग रहा है, क्योंकि जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक कहेंगे और वाइगोस्की इसे निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच क्या होता है, यानी खुद से बात करना, खुद को दिशा निर्देश देना। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप खुद को, चाहे वो नॉर्मल सा उसको जो होमवर्क मिला है या कुछ भी चीज़, वो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा है तो खुद से बात कर रहा है कि अच्छा इतना आज करना है, इसको फिर करना है और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, मतलब खुद से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हद तक ये सही लग रहा है। फिर भी हम लोग सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात जो है, सोशल इंटरेक्शन की बात जो है वो वाइगोस्की करते हैं, पियाजे नहीं करते हैं। पियाजे बहुत कम करते हैं, कुछ हद तक करते हैं, लेकिन पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखेंगे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। अब अनुकरण की बात हो रही है, ये दोनों जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की अनुकरण की बात नहीं करते हैं, यानी अनुकरण की बात यानी नकल करने की बात दोनों नहीं करते हैं। नकल करने की बात वेंड्यूरा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि पियाजे अहं केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, वाइगोस्की नहीं करते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग है। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि जेंडर का हिंदी भी लिंग होता है और सेक्स का हिंदी भी लिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है जेंडर की, लिंग यानी जेंडर की बात हो रही है, यानी सामाजिक संरचना। जेंडर की बात हो रही है यानी सामाजिक संरचना की बात, सोशल कंस्ट्रक्शन है जेंडर, और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, ये सामाजिक संरचना है। ठीक है, जैविक सत्ता की बात होगी तब जब यहाँ पे सेक्स लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में, अब ध्यान देंगे, लेव वाइगोस्की की बात हो रही है। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। एक शिक्षक के नाते आप किस मेथड का यूज करेंगे वाइगोस्की के आधार पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसकी बात वाइगोस्की नहीं करते। वाइगोस्की कहते हैं कि ग्रुप में बच्चा सीखेगा। अगर
वो अपने फ्रेंड के साथ या मतलब जितना भी डिस्कस करेगा, ग्रुप में रहेगा, तो वो बेहतर सीखेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। प्रत्यास्मरण यानी रोट लर्निंग की बात हो रही है, तो ये तो रोट लर्निंग तो नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करवाना है। बच्चा जितना एक्टिव रहेगा, जितना अपने माइंड को चलाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर सीखेगा। रोट लर्निंग नहीं करना है कि किसी एक ही चीज़ को वो रट लिया है और उसी का आंसर दे रहा है, नहीं। बच्चे को हम लोगों को तर्क देने का मौका देना है, बच्चे को फ्रीडम देना है कि हाँ बच्चा जो है सो बेहतर सोचे और बेहतर क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है। एक्टिव लर्नर बनाना है बच्चे को, रोट लर्नर नहीं बनाना है, रटवाना नहीं है बच्चे को, इसलिए ये नहीं होगा। थर्ड है वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। अब आप बच्चे के साथ मैंने आप लोग को बताया कि डिस्कस करेंगे, सिर्फ हाँ या ना में उत्तर तो नहीं देंगे। इससे डिस्कस, हाँ और ना में उत्तर देने से डिस्कस तो नहीं होगा। यहाँ अब जो बच्चा रटा हुआ है वो तो प्रॉपर आंसर दे देगा एक चीज़ का, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ है सहयोगी प्रोजेक्ट। हाँ, सहयोगी प्रोजेक्ट यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके सीखेंगे, ठीक है। तो वाइगोस्की की बात हो रही है, यानी सोसाइटी की बात हो रही है, समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। अब हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, किसी का इंटरेस्ट कुछ में, किसी का अलग तरीके से कोई समझेगा, कोई अलग एग्जाम्पल से समझेगा। हर एक बच्चा हर एक तरह से समझेगा, हर एक बच्चे की अपनी कुछ, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। और उसके समझने का लेवल भी अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बच्चे को एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं तो पूरे क्लास का बच्चा उसे एक एग्जाम्पल से समझ ले। कोई बच्चा किसी और एग्जाम्पल से समझता है, कोई बच्चा किसी और एग्जाम्पल से समझता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इससे शिक्षक को निपटने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो ये तो सही नहीं है कि आप जो है सो बच्चे को, अगर किसी को कम नंबर आ जाया है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको नामित कर रहे हैं, उसको नाम से बुला रहे हैं कि हाँ ये फेल हो गया, ये फर्स्ट आया है, ये तो बहुत अच्छा है और ये बहुत गिरा हुआ है। तो उससे क्या होगा, वो बेहतर नहीं होगा बच्चे के लिए, ठीक है। और सेकंड है बच्चों से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो ये सही लग रहा है कि आप जो है वो बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण को महत्व दे रहे हैं कि हाँ मतलब, तो बच्चे को लगता है कि हाँ हमको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। आप उसके दृष्टिकोण को समझ रहे हैं कि वो सोच क्या रहा है, क्योंकि बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चा भी अलग अलग तरीके से सोचता है, तो आप उसके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, तो ये सही चीज़ है। अब थर्ड है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करना। ये तो सही नहीं है कि आप एकदम उसके लिए कठोर नियम लागू कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है ढंग से नहीं सीखेगा। बच्चे को हम लोगों को आज़ाद रखना कि हाँ तुमको जिस तरह से सीखना है तुम उस तरह से सीखो, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। फोर्थ है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हर बच्चा एक ही तरीके से, समान यानी एक ही तरीके से तो नहीं सीख सकता है। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग एग्जाम्पल से सीखता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, ठीक है। फर्स्ट है आकलन कब उद्देश्य पूर्ण होगा। फर्स्ट है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त हो। तो ये सही है, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसका कुछ फीडबैक प्राप्त होता है, तब आपको लगता है कि आकलन जो है वो उद्देश्य पूर्ण हुआ है। यानी जैसे क्लास जब हम लेते हैं तो क्लास के लास्ट में जब बच्चे से हम क्वेश्चन करते हैं कि हाँ इसका क्वेश्चन क्या हुआ, या इस बच्चा जब जवाब देता है तो आपका भी आकलन होता है। उस टाइम पे बच्चे का तो आकलन हो ही रहा है, साथ साथ टीचर का भी आकलन होता है कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चे ने कितना लिया, कितना बच्चा समझा, कितना क्या किया, तो ये उद्देश्य पूर्ण होगा, फीडबैक प्राप्त हो तो। अब सेकंड है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ये तो बेहतर नहीं है कि आप साल भर पढ़ा रहे हैं और साल के लास्ट में जाके जो है सो आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। फिर ज़रूरी तो नहीं है कि आप साल के अंत में आप कितना उसमें चेंजिंग कर लीजिएगा, इसलिए
बच्चे का आकलन जो है सो वो हर रोज़ होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए। आप जो क्लास ले रहे हैं उसके लास्ट में होना चाहिए बच्चे का आकलन। ठीक है। थर्ड है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलना तो नहीं करना है कि हाँ ये फलाना जो है सो तुमसे बेहतर कर गया और तुम देखो तुम यहीं पे हो, ये नहीं करना है। ये बेहतर नहीं होता है, ये आकलन का तरीका नहीं हुआ। ठीक है। फोर्थ है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। नहीं, हमको बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को एकदम डिप्रेशन में नहीं लाना है कि नहीं तुमको जो है फर्स्ट लाना है, तुमको इतना नंबर ही लाना है, ये हम लोगों को नहीं करना है। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। यहाँ पे एनसीएफ की बात हो रही है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है अधिनायकीय, यहाँ पे शिक्षक को हिटलर नहीं बनना है, अधिनायकीय नहीं होना है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है अनुमति परक, अनुमति परक नहीं होना है कि बच्चे अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। अगर बच्चे ग्रुप में भी कर रहे हैं काम तो टीचर को वहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। हमको बच्चे को सपोर्ट करना है, कहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं तो उस जगह पे हम लोगों को बच्चे का हेल्प करना है। ये नहीं कि हाँ बच्चे कर रहे हैं अपने मन से जो कर रहे हैं हम अपना साइड में बैठे हुए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड है सुविधादाता, हाँ ये सही है कि बच्चे को टीचर को फैसिलिटेटिव होना चाहिए। जैसे आप कोई छोटा पौधा ही लगाते हैं तो उसकी देखभाल किस तरह से करते हैं, उसको कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, कब उसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि वो बेहतर उसको उसका पोषण मिल सके उसको। उसी तरह से हम बच्चे का भी जो बच्चे पे भी ध्यान देते हैं तो उसको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है ये चीज़ हम ध्यान देते हैं। तो ये टीचर इसलिए कहा गया है कि टीचर जो है वो सुविधादाता होता है, यानी फैसिलिटेटिव होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। फोर्थ है सत्तावादी, टीचर को सत्तावादी नहीं होना है। ठीक है। टीचर को डेमोक्रेटिव होना है, डिक्टेटोरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है। टीचर को डेमोक्रेटिव होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अनुसंधान सुझाते हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च क्या सुझाते हैं कि विविध कक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में। आप जब टीचर हैं तो आप बच्चे से हाँ आप बच्चे को दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे से जो है तो मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, हाँ मुझे कुछ तुमसे उम्मीद है कि तुम बेहतर कर सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो। कहीं बच्चा अगर कहीं पे हाँ थोड़े देर के लिए उसको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो आप उसको ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम्हारे में वो हुनर है, तुम कर सकते हो। तो उससे क्या होता है बच्चे पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। टीचर की बात का असर बच्चे पे पड़ता है, उस पर ऐसा नहीं है कि उस पर प्रभाव नहीं छोड़ता है, प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। टीचर अपने बच्चे से किस तरह की बात बोल रहा है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चे पे पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा कि का एकमात्र निर्धारक होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत संबंध माना जाता है, प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी नहीं होगा, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पे। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता यानी स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ में समस्या है, जैसे किसी को चलने में समस्या हो, किसी को बोलने में समस्या हो, या किसी को देखने में समस्या हो, बहुत सारी चीज़ें, तो वैसे बच्चों को शामिल करना। फर्स्ट है जिसमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए वो हानिकारक होंगे, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड है विद्यालयों का भार बढ़ा देगा। विद्यालयों का भार नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए होता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं होता है। अगर किसी को समस्या है तो आप उसके लिए उस तरह की व्यवस्था कीजिएगा, ये सोच लाइएगा कि हर बच्चा सीख सकता है, तो विद्यालय का भार नहीं बढ़ाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बच्चा है तो आप उसको उस तरह के बेहतर माहौल देंगे, उस तरह के उसको सुविधा देंगे तो वो बेहतर करेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
थर्ड है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये सही बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग सिस्टम बच्चा के लिए होता है, तो हम लोग सिस्टम को चेंज करेंगे बच्चे के लिए कि हाँ ये अलग तरह का बच्चा है, इसको अगर कोई बच्चा है उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उसको आगे बिठाएंगे कि हाँ, या कोई बच्चा को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसके सीट को उस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए अलग अलग चीज़ का सुविधा रखेंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा। यह एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। विविध प्रकार के यानी डाइवर्स बच्चे हैं, जिसमें अलग अलग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो सही बात है कि अगर सब एक साथ में सीखेंगे तो बच्चे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे को। ठीक है, अब बोल रहा है कि यह कथन है, तो इनकरेक्ट वाला तो हम लोग पहले ही छांट लेंगे, क्योंकि ये सही बात है कि बच्चा अलग अलग डाइवर्स के बच्चे के साथ रहेगा। सोशल बैकग्राउंड किसी का अलग हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से जब बच्चा आएगा तो सब एक साथ जब सीखेंगे तो उसको बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट वाला तो हम लोग पहले ही छांट देंगे। हम लोग क्वेश्चन, आप लोग ऑप्शन को छांटना भी सीखिए कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपको किसी एक चीज़ का आंसर पता है तो आप उसी हिसाब से अपने टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन को छांट के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो सही बात है कि बच्चा जो है सो अपने साथियों से, अपने दोस्तों से अलग अलग कौशल सीखता है। किसी बच्चे में कोई अलग कौशल होगा, किसी बच्चे में कोई अलग कौशल होगा, तो वो सब बच्चे से सीखता है। सेकंड है सही, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नहीं, श्रेणीबद्ध तो नहीं दिखाई देगी बच्चा, मतलब कक्षा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चा होता है उसके लिए तो क्या करेंगे। फर्स्ट है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उनके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे को सुनने में उसको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके सीट को, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आप उसके सीट को चेंज करेंगे। हाँ, उसको अगर मान लिया वो पीछे बैठ रहा है, आप देख रहे हैं उसको सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, आगे में बिठाएंगे कि हाँ तुमको अब बेहतर समझ में आ रही है, अब तुमको बेहतर सुनाई दे। ठीक है, सेकंड है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। सही बात है, वो नियमित विद्यालय में भी बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके लिए आप सुविधा, टीचर को मैंने कहा ना, टीचर जो है वो सुविधादाता होता है, यानी आप उसके लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि आप उसको साधन उपलब्ध कराएं कि बच्चा बेहतर सुन सके। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन देखेंगे, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो नियमित विद्यालय में जो है सो अपने विद्यार्थियों के समान एकदम समान प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उससे बेहतर भी प्रदर्शन कर सकता है अगर उसको हम सुविधा मुहैया करा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि श्रवण असमर्थ वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हम लोगों को सब बच्चों को साथ में लेके पढ़ाना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहतर लगा होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोगों को कैसा लगा सेशन। ठीक है, थैंक यू।